हाँ जी दोस्तों, चलिए तो सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था, ठीक है? और सारे वीडियोस में एक ही प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जैसे कि मैंने हर एक लेक्चर में आपको बता रखा है। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, इलस्ट्रेशन में दिक्कत है, एग्जाम्पल में दिक्कत है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? तो आइए, सिक्योरिटी एनालिसिस हम चैप्टर देख रहे थे और मैंने कहा कि सर इसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस बार हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं और बेसिकली इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इस चैप्टर में 2 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये दूसरा है हमारे पास में। इसके बाद ये चैप्टर के जो भी आईसीएम मॉड्यूल क्वेश्चन कहते हैं कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच ऑन करेंगे, ठीक है जी। आइए, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2007 आपको नीचे गिवन है। तो अक्टूबर मंथ की कुछ आपको स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन नीचे आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है देख लीजिए। कहते हैं अक्टूबर मंथ के है तो ऑब्वियसली आपके पास में 1, 10, 3, 10, 4, 10 इस तरीके से आपको दिया जाएगा। पूरे पूरा अक्टूबर मंथ का जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है और इसकी इंडेक्स वैल्यू आपको गिवन है कि कौन सी डेट को कितनी वैल्यू थी। 1/10 को कहता है कि 2800 था, ठीक है, और फिर 3/10 को 2780, इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है पूरे मंथ का। इसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फ्रॉम, ठीक है, वीक फॉर्म ऑफ द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द रन टेस्ट। आपको रन टेस्ट अप्लाई करने के लिए कहा है। बेसिकली टेस्ट जो है वो 3 तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको पता ही है। 3 मेथड है बेसिकली और 3 में से एक मेथड का नाम होता है रन टेस्ट। यहाँ पे रन टेस्ट है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा है, इसलिए रन टेस्ट अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग के टोटल 3 मेथड है जिसमें से एक है रन टेस्ट और जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये तो आईसीएम मॉड्यूल बैच है, तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट कवर नहीं करवा रहा हूँ, बस क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आईसीएम मॉड्यूल बैच का तो मतलब यही रहता है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवाना है, कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। ना ये फास्ट ट्रैक है, ना ये रेगुलर बैच है और ना ही ये रिवीजन बैच है। ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है जहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है, कंसेप्ट आपको आता है ऐसा माना जाता है। कहता है कि सर रन टेस्ट आपको अप्लाई करना है और 2 रेट जो रन टेस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, 2 रेट से हम बेसिकली अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो 2 रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 5% आपको एक लेना है और दूसरा आपको लेना है 10%, ठीक है। तो दोनों परसेंट आपको गिवन है और नीचे अगर देखें तो कहता है कि फॉलोइंग वैल्यू कैन बी यूज्ड, ठीक है, और 5% और 10% के लिए वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। वैल्यू बेसिकली ये टी टेबल जो आप बेसिकली अगर अपने मॉड्यूल के लास्ट पेज में देखें तो वहाँ पे टी टेबल गिवन होगा, ठीक है, टी टेबल, जिसमें ये वैल्यू आपको मिल जाती है। लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता। एग्ज़ाम में तो बेसिकली क्वेश्चन के साथ ही इस तरीके से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए गिवन है। कहते हैं कि सर 5% के हिसाब से टी टेबल के अंदर इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, कहते हैं 2.101 और यहाँ पे 10% के हिसाब से कहता है 1.734। ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में टी टेबल आपको नहीं दिया जाएगा। ये तो बस आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जैक्टली देखा कैसे जाता है। तो भाई टी टेबल आप एक बार के लिए देख लीजिए, वहाँ पे वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। बेसिकली अपने लेक्चर में आपने सीख रखा होगा, ठीक है, ये तो आईसीएम मॉड्यूल बैच है, तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि टी टेबल में से कैसे ये वैल्यू हमने ढूंढी होंगी कि 2.101 कैसे आया, कहते हैं 1.734 कैसे आया, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होगी। लेकिन ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एग्जाम में टी टेबल नहीं दिया जाता आपको, ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही इन्फॉर्मेशन होती है, बस उसमें से आपको ये कलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली रन टेस्ट अप्लाई करने के लिए कहा है, बस यहाँ पे कुल मिला के बात ये है। और रन टेस्ट के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये आपको पता है, फॉर्मूला वगैरह पता है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए एक बार के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। रन टेस्ट के लिए बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन
आपके पास में 2। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रन टेस्ट से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो रन टेस्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर सिंपल तरीके से मैं कहूँ कि रन टेस्ट में आपको बेसिकली 5 जो है काम करने हैं, 5 स्टेप फॉलो करने हैं। 5 स्टेप फॉलो करने से आप 6th स्टेप में टेस्टिंग कर पाएंगे। बेसिकली 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, 6th स्टेप जो आएगा उसमें आप जो है रन टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन 6th स्टेप के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या 5 स्टेप है वो देखिए ज़रा। कहते हैं कि सबसे पहले तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है सर, बिल्कुल क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। कहते हैं उस इन्फॉर्मेशन से आप टोटल ऑफ प्राइस चेंजेस, ठीक है, मैंने क्या कहा, टोटल ऑफ प्राइस चेंजेस, कि प्राइस में कितने कितने टोटल चेंजेस हुए, जिसे हम शॉर्ट में आर कहते हैं। ठीक है, और इसे आप रन भी कह सकते हैं कि टोटल रन कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रन्स भी इसे कह सकते हैं, टोटल ऑफ प्राइस चेंजेस भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ रन भी कह सकते हैं, और शॉर्ट में आप आर भी कह सकते हैं। तो कहते हैं आर कितने हैं, क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन से आप निकालिएगा। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2, दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, जिसे हम N1 कहते हैं, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं N1। इसके बाद कहते हैं कि सर एक बार के लिए पूरा वीडियो देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है कि आपको समझ ना आए, ठीक है, बेसिकली भूल गए होंगे कंसेप्ट आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, पूरा वीडियो देखते रहिए, थोड़ी देर में आपको पूरे का पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं तीसरा स्टेप आपको नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस निकालना है, नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस, जिसे हम N2 कहते हैं, जिसे हम N2 कहते हैं, वो आपको निकालना है। ठीक है, फिर फोर्थ आपका स्टेप रहेगा म्यू निकालना। ठीक है, म्यू, जिसे हम यहाँ पे म्यू रन का जो है म्यू निकालना, मतलब कि इस तरीके से हम साइन देते हैं और इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि आपको करना है 2n1n2, 2 इंटू n1 इंटू n2 और डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, आपको कंपलसरी फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आप जो है वैल्यू निकालेंगे। इसलिए n1 और n2 निकालने के लिए मैंने सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 2 और आपके पास में 3 इसलिए कहा कि ये निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक बार के लिए सुनते चलिए, फिर आपके पास में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए अभी सुनते चलिए, थोड़ी देर में आपके पास में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और लास्ट आपके पास में 5th स्टेप जो है वो आपको अप्लाई करना है स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है कि आपको करना है 2n1n2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको 2n1n2 माइनस n1 माइनस n2। ठीक है, फिर आपको डिवाइड बाय करना है n1 प्लस n2 का स्क्वायर, n1 प्लस n2 का स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ n1 प्लस n2 और माइनस कर देंगे 1। ये बेसिकली फॉर्मूला है आपके पास में स्टैंडर्ड डिवीज़न का, और इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो आपके पास में दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चलो ठीक है कि आपने 5 स्टेप बता दिए, लेकिन इस 5 स्टेप को निकालने का फ़ायदा क्या है, क्यों निकाल रहे हैं हम ये 5 स्टेप जो है वो निकाल रहे हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं, बेसिकली मेन मुद्दे पे आइए।
मेन मुद्दे पे आइए सर, हमें ये समझाइए कि 5 स्टेप फॉलो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मतलब कि रन टेस्ट किस तरीके से निकलता है और इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन कैसे हेल्पफुल है। तो देखिए मैं वही पॉइंट पे आता हूँ, स्टेप नंबर 6 वही है। स्टेप नंबर 6 को कंप्लीट करने के लिए मैंने 5 स्टेप बनाए, ठीक है। स्टेप नंबर 6 क्या है अभी पता चल जाएगा आपको कि ये 5 स्टेप हमने क्यों बनाए। देखिए कहते हैं स्टेप नंबर 6 टेस्ट, ठीक है। यही तो मेन पॉइंट है, मेन स्टेप है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो क्वेश्चन ने पूछा है वो ये 6 स्टेप है। क्या है सर इसमें, कहते हैं कि सर देखिए 5% और 10% के हिसाब से हमें टेस्टिंग करनी होती है कि क्या यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, जो हमें शेयर्स की प्राइस दी है, क्या वो सही है या फिर नहीं, ठीक है। क्या वो बेसिकली टी टेबल के अंदर जो हमारा आपके पास में 5% और 10% का क्राइटेरिया दिया है उस लिमिट के अंदर आ रही है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो हमें 5% और 10% से चेक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 5% से सबसे पहले चेक करता हूँ। तो कहते हैं कि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपके पास में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 18% डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है, या हमें कुछ यहाँ पे बस इस तरीके से सेंटेंस में लिखना होता है। तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, अपने तरीके से पूरा सेंटेंस बताइए कि हम 5% लेवल पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18% डिग्री के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 5% के हिसाब से भी देखेंगे, 5% के हिसाब से हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी होती है। तो लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है अब देखिएगा, अब आपको पता चलेगा कि ऊपर 5 जो स्टेप है वो हमने क्यों लिखे। इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। देखिए लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, कहता है कि म्यू, जिसमें से आप माइनस करेंगे टी, ठीक है, इनटू करेंगे आप स्टैंडर्ड डिवीजन रन जो है आपके पास में, ठीक है। ये बेसिकली इस तरीके से आप ब्रैकेट रखिए ताकि आपको याद रहे कि टी और ये स्टैंडर्ड डिवीजन पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद म्यू में से माइनस करना है, ठीक है। वो तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा जब हम वैल्यू निकालेंगे तब, ठीक है। जब हम वो वैल्यू निकालेंगे तब मैं आपको बता दूंगा उस तरीके की कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये लोअर लिमिट आपके पास में आ गई। इसके बाद हम यहाँ पे अपर लिमिट निकालेंगे, उसी तरीके से 10% पे भी यही सेम काम करेंगे। कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, बस कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे प्लस आता है। अपर लिमिट में यहाँ पे प्लस करना है, लोअर में माइनस होता है, बाकी सेम फॉर्मूला है। कहता है म्यू प्लस आपके पास में टी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। और ये थोड़ा सा ब्रैकेट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको याद रहे कि आपको पहले ये 2 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ही यहाँ पे जाना है, ठीक है। इसलिए मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए वो ब्रैकेट करवा रहा हूँ। तो अब देखिए 5% के हिसाब से सेम काम किया, अब 10% के हिसाब से भी सेम काम करेंगे। 10% में भी हम यही चीज़ चेक करेंगे, ये चेक कर रहे हैं बेसिकली हम, और कुछ नहीं। तो कहते हैं सेम एट 10%, सेम सेंटेंस लिखेंगे, एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, ठीक है, एट 18% डिग्री, एट 18% मतलब 18 डिग्री आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास में ये 18 डिग्री के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेम चीज़, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। पहले हमने लोअर लिमिट लिखा था तो यहाँ पे भी लोअर लिमिट ही लिखता है, ठीक है, ताकि प्रेजेंटेशन बना रहे बेसिकली। तो लोअर पहले लिखा था तो लोअर का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला अगर कहता है कि सर म्यू लोअर में माइनस आता है, अपर में प्लस आता है, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। कहते हैं टी मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। और ब्रैकेट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करवा देता हूँ कि भाई ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही वहाँ से माइनस होगा, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ दी मैंने, और फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ लोअर के बाद अपर लिमिट के लिए। कहते हैं अपर
लिमिट। और अपर लिमिट में फॉर्मूला कुछ इस तरीके है कि म्यू प्लस करेंगे टी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए ब्रैकेट रखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि भाई इस तरीके से गलती ना हो जाए, ठीक है। वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, जब अमाउंट निकल जाएगा तब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि भाई गलती नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के अंदर, इस चीज़ के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपके पास में क्लियर होगी, ठीक है। चलिए ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओके डन। तो आइए देखिए, मैं यहाँ पे ये 5 जो स्टेप मैंने करे, ये 5 स्टेप लिखने की क्या ज़रूरत है, ये वर्किंग नोट है बेसिकली आप कहे तो, ये 5 स्टेप वर्किंग नोट है। सर ये 5 स्टेप बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, देखिए ज़रा। कहते हैं कि सर रन टेस्ट के अंदर बेसिकली करना कुछ नहीं होता। कहते हैं कि सर ये जो नंबर ऑफ़ रन है, जो क्वेश्चन से आप निकालेंगे, एक बार के लिए मैं नंबर ऑफ़ रन पहले सिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि भाई 5 स्टेप क्यों बना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि सर नंबर ऑफ़ रन कैसे निकालते हैं। तो कहते हैं नंबर ऑफ़ रन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो भाई सॉल्यूशन में मैं पूरा ही सॉल्यूशन करवा देता हूँ। बेसिकली वर्किंग नोट में आपको जो है एक चीज़ करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका होगा और वर्किंग नोट का मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, वर्किंग नोट, ठीक है। और वर्किंग नोट में बेसिकली क्या करेंगे आप, बेसिकली जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए मैं क्वेश्चन को साइड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि सर यहाँ पे आपके पास में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एक डेट और दूसरी वैल्यू, ठीक है। वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो कहते हैं सर जी डेट आपके पास में है, ठीक है जी, डेट आपके पास में है। एक मिनट में ज़रा ओके डन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सर डेट आपके पास में है, डेट क्या गिवन है, सारी की सारी डेट आप लिख दीजिए। कहते हैं कि 1/10 सर गिवन है, ठीक है। 2007 है तो यहाँ पे मैं ऊपर ही लिख देता हूँ कि 2007 के हिसाब से है, तो हर बार मुझे यहाँ पे 2007 लिखना ना पड़े, ठीक है। 1/10 के बाद, ठीक है, सारी डेट यहाँ पे जो भी गिवन है सारी की सारी मैं यहाँ पे लिख दूँगा। सबसे पहले 1/10 गिवन है, इसके बाद 3/10, ठीक है। इस तरीके से सारी डेट कॉपी पेस्ट करिए। ये लीजिए मैंने डेट आपके पास में टाइम बचाने के लिए मैं पहले ही लिख दी, चलिए, ठीक है। तो डेट इस तरीके से आपको कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे डेट आपको गिवन है सारी की सारी डेट कॉपी पेस्ट करनी है। उसके बाद इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू का आपको कॉलम बना लेना है और कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं आपके पास में। कहता है 2800 अमाउंट गिवन है, 2800, ठीक है। इसके बाद 2780 गिवन है, कॉपी पेस्ट ही करना है पूरे का पूरा। ये लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे वो सारी वैल्यू लिख दी जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। अब आ जाइए, इतनी चीज़ जो है क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट करी, अभी तो हमने कुछ नया किया ही नहीं है, ठीक है। आपके पास में अभी हमने कुछ भी नया नहीं किया है, बस ये क्वेश्चन से ही हमने जो कॉपी पेस्ट करा है इन्फॉर्मेशन, वही मैंने आपको यहाँ पे अभी तक करवाया है, ठीक है। अब जो करना है वो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, कहते हैं कि सर क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन अब ऑब्टेन करिए उससे हम 3 चीज़ें निकालेंगे। कहते हैं कि एक तो आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस, ठीक है। कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस, और एक चीज़ आप निकालेंगे नंबर ऑफ रन, नंबर ऑफ रन, ठीक है, जिसे हम स्मॉल आपके पास में आर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है।
बस ये 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनानी है और आपके पास में सॉल्यूशन तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आइए क्या चीज़ है इसमें ये देख लेते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए अब ठीक है। आइए कहते हैं कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस क्या है और नंबर ऑफ रन क्या है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि सर आज जो प्राइस चल रही है, आज मतलब कि हम 1-10 को खड़े हैं, ठीक है, और आज जो प्राइस चल रही है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस आपको जिस भी डेट की आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल 1-10 के बाद 2-10 की गिवन है या फिर 3-10 की, जो भी डेट आपको गिवन है, यहाँ पे 2-10 नहीं है 3-10 है, 2-10 को हो सकता है हॉलीडे होगा, ठीक है। तो वो हमसे मतलब नहीं है, वो हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है कि क्वेश्चन में आपको कितनी कितनी डेट्स गिवन है और नेक्स्ट डेट कौन सी बन रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि 2-10 क्यों नहीं गिवन है, हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई 1-10 के बाद कौन सी डेट आ रही है, 3-10, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, बस, ठीक है। उसके बाद 3-10 के बाद कौन सी डेट आपको गिवन है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, ये गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है, ठीक है। बीच में कोई डेट चली गई तो हमें मान के चलना है कि हॉलीडे होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं बनता। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। कहते हैं कि सर सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को आपको बस लिखते चलना है। अब वो कैसे होता है, सिंपल है। कहते हैं कि सर आपको जिस डेट को आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन निकालना चाहते हैं, उस डेट की जो अमाउंट है उससे पहले की अमाउंट के साथ आपको कंपैरिजन करना है और आपको ये देखना है कि सर अमाउंट कम हुआ है या फिर बढ़ा है प्रीवियस अमाउंट के मुकाबले। तो कहते हैं कि सर 1-10 को अगर हम देखें तो उससे प्रीवियस अमाउंट गिवन ही नहीं है, क्योंकि 1-10 को तो मंथ शुरू हो रहा है, तो उस डेट को कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, डैश, ठीक है, या फिर डैश नहीं, डैश तो माइनस जैसा ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं लिखेंगे, पहले डेट को कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मंथ तो 1-10 से स्टार्ट हुआ है, उस डेट को मतलब कि फर्स्ट डेट को तो उससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, तो उस डेट को पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस कुछ भी नहीं पता लगाया जा सकता। अब देखिए 3-10 को देखिए, 2-10 को हॉलीडे होगा तो 3-10 आपको सेकंड आपको डेट दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं कि 3-10 को अमाउंट क्या है मुझे बताइए सर, कहता है 2780, 2780 अमाउंट है सर, बिल्कुल अमाउंट है, आपके पास में दिख रहा है सर, हमें बिल्कुल दिख रहा है। कहते हैं 2780 अमाउंट गिवन है, ठीक है सर। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन निकालने के लिए बस प्रीवियस अमाउंट के साथ कंपैरिजन करना होता है। कहते हैं कि सर इसका प्रीवियस अमाउंट क्या है सर, 2800, उसके मुकाबले अपना अमाउंट कम है या फिर ज़्यादा है। तो सर कहते हैं कि 2800 से तो ये अमाउंट कम है, मतलब कि अमाउंट कम हुआ है। अगर अमाउंट कम होता है तो उसे हम नेगेटिव साइन कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर नेगेटिव, हम यहाँ पे कहेंगे कि सर नेगेटिव है, क्या कहेंगे सर, नेगेटिव, माइनस साइन, ठीक है। और एक बार नेक्स्ट देखिए, कहते हैं फोर्थ डेट को अगर मैं देखूँ तो प्रीवियस अमाउंट कितना है सर, 2780, और अपना अमाउंट कितना है 2795, प्रीवियस के मुकाबले अपना अमाउंट बढ़ा है या फिर कम हुआ है। तो सर इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है मतलब कि प्लस करेंगे, इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। यही आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस है बस। क्या कहता है कि सर प्रीवियस अमाउंट के मुकाबले अपना अमाउंट कैसा चेंज हुआ है, मतलब कि पॉजिटिव चेंज हुआ है या फिर नेगेटिव, बस इतना सही करना है। देखिए फिफ्थ को कहते हैं अपना अमाउंट कितना है, कहता है 2830, प्रीवियस अमाउंट कितना है 2795, उसके मुकाबले अपना अमाउंट इंक्रीज़ हुआ या फिर डिक्रीज, सर इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस साइन, तो कहता है कि सर प्लस साइन। सिंपल है ना, कितना सिंपल है। कहता है कि सर अपना अमाउंट बताओ 8 को, ठीक है, तो 8 को अपना अमाउंट है 2760, प्रीवियस क्या है 2830, उसके मुकाबले अपना अमाउंट छोटा है, मतलब कि डिक्रीज़ हुआ है या फिर इंक्रीज़ हुआ है, सर डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस साइन, ठीक है। 9 को देखो, कहते हैं 2790 अपना अमाउंट है, प्रीवियस अमाउंट क्या था, कहता है 2760, उसके मुकाबले अपना अमाउंट बड़ा है या फिर छोटा है, सर बड़ा है मतलब कि इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है तो ऐड करेंगे, मतलब कि इंक्रीज़ का साइन, प्लस साइन, ठीक है। उसके बाद देखिए 2800 ओबियसली इंक्रीज़ हुआ है, प्लस साइन, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है देख लीजिए, ठीक है, तो प्लस साइन, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है सर, प्लस साइन,
इसके बाद कहता है 3200 ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुआ है, बड़ा साइन है तो ऐड करेंगे। इसके बाद 3300 ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुआ है, ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद 3450 इंक्रीज़ हुआ है सर, ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है 3360 सर जी कम हो गया। ठीक है, कम हो गया तो माइनस करेंगे। इसके बाद 3290 और ज़्यादा कम हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस। इसके बाद 3360 और बढ़ा तो प्लस करेंगे। ठीक है, बढ़ा तो प्लस करेंगे। प्रीवियस वैल्यू के मुकाबले ही देखना है और कोई वैल्यू नहीं देखनी है। जिस भी वैल्यू के लिए आप प्लस और माइनस चेंजेस निकाले उससे प्रीवियस का ही देखना है। तो कहते हैं प्रीवियस के मुकाबले क्या चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में कम हो रहा है माइनस साइन। ठीक है, कम हो रहा है माइनस साइन दिखाएंगे। सिर्फ प्रीवियस अमाउंट के मुकाबले आपको चेक करना है, प्रीवियस साइन के मुकाबले। ठीक है जी, इसके बाद और ज़्यादा कम हो रहा है तो माइनस साइन। इसके बाद और ज़्यादा कम हो रहा है तो माइनस साइन। इसके बाद और भी कम हो रहा है तो माइनस साइन। और उसके बाद लास्ट में आपके पास में बढ़ा है तो प्लस साइन। ठीक है, तो प्लस और माइनस मतलब कि जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस, ये निकालना आना चाहिए। और ये बच्चों का खेल है, ये फाइनल के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ नहीं है, ये छोटे बच्चों का खेल है जो हमने यहाँ पे दिखाया है अपना जलवा। ठीक है जी, तो ये तो किसी का भी मतलब किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो हमें नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं आता है ये कहने में भी हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं और ये छोटे बच्चों का खेल है कि ये कोई गेम खेलते हैं कि प्लस है माइनस है ऊपर। ठीक है, प्रीवियस अमाउंट के मुकाबले भाई अपनी अमाउंट इंक्रीज़ हुई या फिर डिक्रीज़ हुई, ये छोटा सा खेल है, गेम है। तो इसमें तो हमें नहीं आना चाहिए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस तो हमें आता ही था, बस हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया। कहते हैं नंबर ऑफ़ रन क्या है सर। नंबर ऑफ़ रन के लिए देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम से मैं दिखाता हूँ। कहते हैं कि सर आपने ऐसा कोई डायग्राम देखा होगा कि भाई अपने शेयर मार्केट के हिसाब से कि भाई शेयर्स की प्राइस इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, फिर थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ से डिक्रीज़ हुई, उसके बाद कहता है वापस से इंक्रीज़ हुई। ठीक है, इसके बाद डिक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर कहता है वापस से इंक्रीज़ हुई। ठीक है, फिर कहता है वापस से इंक्रीज़ हुई, फिर कहता है डिक्रीज़ हो गई, वापस से डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, इस तरीके से चलते रहता है। इस तरीके से आपके पास में कुछ डायग्राम, आपने इस तरीके से बहुत से डायग्राम देख रखे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल और ज़्यादा गिरा देते हैं, ये और ज़्यादा गिर गई, फिर आपके पास में वापस से इंक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ हुई। ठीक है, फिर आपके पास में इंक्रीज़ हुई। इस तरीके का आपने जो है बेसिकली डायग्राम देख रखा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ये चीज़। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ क्या है, इसमें रन क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। कहता है कि देखिए रन का मतलब होता है कि जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई है, जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, वहाँ से आपको देखते चलना है। क्या देखना है, कहते हैं कि सर आपके पास में जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, वो चेंज कब हो रही है। जब चेंज हो जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई वहाँ पे वो रन ख़त्म हो गया। सर मतलब इसका मतलब है यहाँ पे कहते हैं कि सर ये रन 1 माना जाएगा। जब आप स्टार्टिंग कहते हैं तो रन 1 से स्टार्ट होता है। अब रन 1 कब ख़त्म होगा, जब वो जो है चीज़ बदल जाएगी। मतलब कि ये लाइन जो है ऊपर जा रही है, ठीक है, मतलब कि इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया सर, डिक्रीज़। तो यहाँ पे जो है रन 1 ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो है रास्ता बदल गया। रास्ता बदल जाना मतलब कि वो रन ख़त्म, उसके बाद नेक्स्ट रन यहाँ पे आ जाएगा, ये रन 2 माना जाएगा, रन 2। फिर रन 2 आपके पास में कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, ठीक है, और तुरंत रास्ता बदल गया यहाँ पे, और फिर रास्ता यहाँ पे इस तरीके से चलने लगा। तो जैसे ही रास्ता बदल गया तो आपके पास में इसे हम रन 3 कह देंगे, इसे हम रन 3 कह देंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि सर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हो गया। तो जो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, वहाँ से रास्ता बदल गया, तो वहाँ पे वो रन 3 ख़त्म, रन 4 शुरू। ठीक है, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर अचानक से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो कहते हैं कि सर डिक्रीज़ हुआ और फिर इंक्रीज़, मतलब कि रास्ता बदल गया, तो यहाँ पे रन 4 ख़त्म, रन 5 स्टार्ट। और कहते हैं कि भाई इंक्रीज़ हुआ और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ से रास्ता बदल गया, तो यहाँ पे जो है रन 5 ख़त्म
और रन 6 स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद वापस से रास्ता बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पे रन 6 ख़त्म और ये रन 7 स्टार्ट। तो बेसिकली आप यहाँ पे अपने दिमाग में याद रख सकते हैं कि रन का मतलब है एक तरीके का रास्ता, जो जहाँ पे बदला वहाँ पे रन ख़त्म और दूसरा नेक्स्ट रन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नंबर ऑफ़ रन कितने हैं बस वही हमें देखना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं कि ये प्लस माइनस साइन वही तो है। कहते हैं कि 2800 फॉर एग्जांपल हमारा पहले प्राइस था। ठीक है, 2800 हमारा प्राइस था। उसके बाद क्या हुआ सर, पहले डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2800 में यहाँ पे डायग्राम से सिखा रहा हूँ एक बुक के तरीके से। कहता है 2800 था, उसके बाद डिक्रीज़ हुआ 2780। उसके बाद क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ सर 2000, ये आपके पास में 2795। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो 2830। ठीक है, फिर आपके पास में थोड़ा सा कम हुआ। तो इस तरीके से मतलब कि डायग्राम इन शॉर्ट आपके पास में ऐसा ही बनेगा जो आपके पास में आपने देखा। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, आंसर इज नो। कभी भी आपको एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है, आप ऐसे ही पता चला सकते हैं। कैसे, तो कहते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन दिया है वही तो ये रास्ता चेंज करने का जो है आपके पास में साइन है। ठीक है, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को ही बस आपको देखने चलना है और उसके हिसाब से रन कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले दिन 1 अक्टूबर को तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो एक ही अमाउंट है, उससे पहले का अमाउंट पता नहीं था, तो नेगेटिव पॉजिटिव चेंजेस हमें पता नहीं चले। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कुछ यहाँ पे देखना नहीं है। फिर 2800 से नीचे गिरा प्राइस 2780, मतलब कि माइनस हुआ, मतलब कि इस तरीके से एक रन ख़त्म हुआ। ठीक है, 2800 से 2780। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ सर, इंक्रीज़ हो गया, मतलब कि एक रास्ता ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देंगे सर रन 1। इसे हम क्या नाम दे देंगे सर, ये आपके पास में रन 1। तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया कि एक रन ख़त्म। इसके बाद सर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, 2 बार पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो 2 बार है वो रन 2 है सर। वो क्या है सर, रन 2 है। ठीक है, अब समझ आना चाहिए। कहता है कि वो क्या है सर, ये रन 2 है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा कहता हूँ कि सर इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, और इसे हमने नाम दे दिया सर रन 2। ये आपके पास में रन 2। इसके बाद सर इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, वापस से डिक्रीज़ हो गया, रास्ता चेंज हो गया। रास्ता चेंज मतलब कि सर आपके पास में रास्ता चेंज होना मतलब कि सर आपके पास में रन का बदल जाना। तो रन 2 यहाँ पे ख़त्म, रन 3 शुरू। तो रन 3 शुरू, फिर माइनस हुआ, माइनस हुआ, फिर वापस से प्लस हो गया सर। प्लस हो गया मतलब कि रास्ता चेंज, रास्ता चेंज तो आपके पास में रन भी ख़त्म और नेक्स्ट रन शुरू। और कहाँ तक, जहाँ तक प्लस 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 इंक्रीज़ होता रहेगा वहाँ तक हमारा यहाँ पे आपके पास में क्या होगा सर, वहाँ तक हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इंक्रीज़ होगा, जहाँ तक रास्ता बदलेगा नहीं तब तक वो एक ही रन माना जाएगा। तो ये रन जो है बहुत बड़ा चला, देखिए प्लस 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 इंक्रीज़ होता रहा, इंक्रीज़ होता रहा। ये 4th रन, ये आपके पास में कौन सा रन है सर, 4th रन लीजिए। ठीक है जी, 4th रन। इसके बाद कहते हैं इंक्रीज़ होता रहा, इंक्रीज़ होता रहा, इंक्रीज़ होता रहा, फिर वापस से डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, और फिर डिक्रीज़ चलता रहा, चलता रहा, कहाँ तक सर, 2 बार तक। ठीक है, 2 दिन तक वो डिक्रीज़ चलता रहा आपके पास में, और डिक्रीज़ 2 दिन तक चलता रहा। तो 2 दिन जो है आपके पास में नेक्स्ट रन में आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीज़ के बाद वापस से रास्ता बदल लिया, और वापस से रास्ता बदलने के बाद वो नेगेटिव चलने लगा। नेगेटिव मतलब कि आपके पास में नेक्स्ट रन आपके पास में 5। ठीक है, उसके बाद वापस से थोड़ा सा रास्ता बदला, इंक्रीज़ की तरफ जाने लगा, इंक्रीज़ की तरफ जाने लगा, रास्ता बदला मतलब कि नेक्स्ट रन 6। फिर वापस से रास्ता बदला सर, फिर डिक्रीज़ की तरफ वापस से जाना लगा। ठीक है, और डिक्रीज़ की तरफ जाने लगा तो नेक्स्ट रन में माना जाएगा। फिर डिक्रीज़ 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 यहाँ तक हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपके पास में डिक्रीज़ हुआ, तो ये आपके पास में नेक्स्ट रन 7। ठीक है, फिर सर डिक्रीज़ 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 हुआ, उसके बाद वापस से सर इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ हुआ, रास्ता बदला मतलब कि रन बदल गया, रन 8। लो जी, तो टोटल कितने रन है सर, टोटल 8 रन है।
टोटल कितने रन है सर? टोटल 8 रन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें निकल चुकी है, बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे करनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपके पास में हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि टोटल ऑफ प्राइस चेंज, जिसे हम नंबर ऑफ रन भी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं, वो कितना है सर? 8 है। अभी अभी निकाला सर। नंबर ऑफ कितने रन है सर? 8 रन है टोटल। नंबर ऑफ रन कितने हैं सर? टोटल 8 है। कहते हैं कि सर नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस कितने हैं? पॉजिटिव साइन जिसे हम कहते हैं, पॉजिटिव साइन कितने हैं? तो मैं कैलकुलेट करूँ 1 2, पॉजिटिव ही देखना है सिर्फ, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन अगर मैं देखूँ तो 11 साइन है पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन जो है वो 11 है। लो जी, कहते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है? नेगेटिव चेंजेस कितना है, जिसे हम N2 कहते हैं। तो नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं कि सर आपके पास में अगर नेगेटिव मैं कैलकुलेट करूं तो कहता है 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 8 है आपके पास में टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कितने हैं सर? नेगेटिव साइन जो है वो टोटल 8 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। बस काम खत्म हो गया। अब तो बस यहाँ पे बस म्यू का फॉर्मूला पुट करना है और काम खत्म। लेकिन ये 5 स्टेप फॉलो क्यों करने थे वो मैं आपको बता रहा था। तो देखिए, कहते हैं कि सर रन टेस्ट का मतलब होता है कि जो 2% आपको गिवन है उससे लोअर और अपर लिमिट निकालिए और देखिए कि क्या वो रन का अमाउंट कितना है सर? 8। नंबर ऑफ रन जो है कितना है? 8। वो अपर और लोअर लिमिट के बीच में आ रहा है या फिर नहीं? अगर आ रहा है तो सही चल रही है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहे तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब कि सही सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 5% से कैलकुलेशन किया और फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट आ गई हमारे पास में फॉर एग्जांपल 6 और अपर लिमिट आ गई 10। तो क्या 8 जो हमारा नंबर ऑफ रन कितना आया सर? 8 आया। कितना आया सर? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ रन कितना आया सर? 8। तो 8 जो है इनके बीच में आ रहा है, अगर आ रहा है तो हाँ सही है, मतलब कि एनालिसिस सही जा रहा है। ठीक है, एनालिसिस आपके पास में परफेक्ट है, मतलब कि 8 इनके बीच में ही आ रहा है, मतलब कि आपके पास में रन टेस्ट, आपके पास में कह सकते हैं टेस्ट जो है वो आपके पास में फाइनलाइज हो चुका है, एकदम परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में पास हो गए। बेसिकली हम कहते हैं ना कि भाई 8 इसके बीच में आ गया, मतलब कि आप पास हो गए, तो आप पास हो गए। अगर इसके बीच में नहीं आया तो आपके पास में ये जो टेस्ट के हिसाब से एनालिसिस सही नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो 8 इसके बीच में आ रहा है या फिर नहीं, बस हमें ये देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? 2 रेट जो क्वेश्चन ने दिए होते हैं उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी होती है। तो इसीलिए हमने देखिए लोअर रेट जो आपको 5% और 10% गिवन था उसके लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाली, और निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना होता है। कहता है कि म्यू माइनस टी, मल्टीप्लाई करना है आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन, और अपर के लिए प्लस करना होता है, बाकी सब कुछ सेम है। कहते इसके लिए हमें वो 5 स्टेप बनाने पड़े। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कि म्यू कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, तो म्यू के लिए आपको फॉर्मूला पुट करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए म्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कहता है 2n1 n2, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई n1 मल्टीप्लाई n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 और लास्ट में +1 करते हैं। ठीक है, ये हमें म्यू निकालने का फॉर्मूला पता है। अब म्यू निकालने के लिए भी n1 n2 डायरेक्टली तो गिवन नहीं होंगे, इसलिए देखिए हमने स्टेप नंबर 2 और 3 बनाया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको समझ आना चाहिए कि हम ये स्टेप बना क्यों रहे, क्योंकि हमें लास्ट में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे बनाया है। इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। टी तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टी टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है, टी टेबल में अमाउंट देखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे कि हमें भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, टी का मतलब टी टेबल से निकाली हुई अमाउंट, कि 5% के हिसाब से कितनी अमाउंट है और 10 के हिसाब से कितनी, वो क्वेश्चन ने दिया है और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड डिवीजन भी नहीं गिवन होगा, उसके लिए भी फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे है वही n1 n2 मल्टीप्लाई 2, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 2n1 n2, ठीक है, माइनस करना है n1 और माइनस n2, इसके बाद फुल होल डिवाइड पे आपको n1 प्लस n2 का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करना है n1 प्लस n2 माइनस 1। ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये सारे स्टेप बना रहे हैं। और स्टेप 1 क्यों बना रहे हैं? स्टेप 1 इसलिए कि लास्ट में एनालिसिस करते वक्त हमें ये चेक करना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या ये अमाउंट आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो स्टेप 1 का अभी मतलब आपको लास्ट में पता चलेगा कि स्टेप 1 क्यों बना है। ठीक है, अभी आपको ये समझ आ गया कि स्टेप 2 स्टेप 3 क्यों बना है, क्योंकि स्टेप 3 और स्टेप 2 का यूज़ स्टेप 4 में हो रहा था म्यू निकालने के लिए, इसलिए हमने पहले n1 और n2 निकाल लिया। ये आपको समझ आ गया। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए भी यही अमाउंट की ज़रूरत पड़ी थी, तो यही हमें यूज़ करना है। लेकिन अभी आपको ये नहीं समझ आया कि आर यूज़ कहाँ पे होगा। तो आर जो है बेसिकली लास्ट में टेस्ट सही चल रहा है या फिर नहीं, इसके लिए यूज़ होता है, वो अभी हम लास्ट में देखेंगे। अभी सबसे पहले म्यू निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकलता है सर? म्यू निकलता है भाई 2 मल्टीप्लाई n1 n2 करना है। तो बताइए 2 n1 कितना है सर? n1 आपके पास में गिवन है 11, n2 कितना है 8। ठीक है, n1 प्लस n2 करना है तो 11 प्लस 8 और फिर लास्ट में प्लस 1 कर देना है। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है कैलकुलेटर के अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो 2 मल्टीप्लाई 11 इंटू 8 डिवाइड बाई 18 प्लस 1 करना है। ठीक है, प्लस 1 आपके पास में करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ रहा है देखिए ज़रा। 2 इंटू 11 इंटू 8 डिवाइड बाई 19 और प्लस 1 आपके पास में आंसर आएगा 10.26। ठीक है, एक बार के लिए चेक कर लीजिएगा क्या यही आंसर आ रहा है। ठीक है, 10 पॉइंट आपके पास में 26 लीजिए, म्यू का आंसर आपके पास में इस तरीके से आ रहा होगा। इसके बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन में भी वही n1 n2 की ही वैल्यू हमें बस पुट करनी है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहता है 2 मल्टीप्लाई n1 कितना है 11 और n2 कितना है 8, तो 11 इंटू 8। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2n1 मतलब कि 2 इंटू 11 इंटू 8 माइनस करना है n1 कितना है 11 माइनस करना है 8। ओके सर, इसके बाद कहता है कि सर यहाँ पे n1 प्लस n2 करना है 11 प्लस 8, उसका स्क्वायर कर देना है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद n1 मतलब कि 11 प्लस करना है n2 मतलब कि 8 माइनस कर देना है सर 1 और इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 11 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे 176 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो है 176। इसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, जिसमें से हमें माइनस करना है 11 माइनस करना है 8। ठीक है, तो 157 इस तरीके से आ रहा है, तो 157। ठीक है, 157 आपके पास में आंसर आ रहा है। ओके सर, इसके बाद कहता है कि 11 प्लस 8 का स्क्वायर करना है, तो 11 प्लस 8 मतलब कि 19, इसका स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, 361 लिख दिया। मल्टीप्लाई करना है आपके पास में 11 प्लस 8, ठीक है 19 और माइनस 1 मतलब कि 18। ठीक है, तो 18 आपने कर दिया और यहाँ पे आपके पास में रूट का साइन। बस इसे सॉल्व करते ही आपके पास में स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। बताइए सर इसका आंसर कितना आ रहा है? कहते हैं 176 मल्टीप्लाई 157 और यहाँ पे मेमोरी प्लस में डाल दूँगा। ठीक है, इनटू आपके पास में 18 है और इसे सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे लास्ट में हमें रूट का साइन भी प्रेस करना है। जैसे ही रूट का साइन प्रेस करेंगे आपके पास में आ रहा होगा 2.06। 2.06 आपके पास में आंसर आ रहा होगा। एक बार के लिए आप भी चेक कर लीजिएगा क्या ये सही आंसर आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है जी, ये सही आंसर आ रहा है या फिर नहीं, एक बार के लिए चेक कर लीजिएगा। लीजिए, ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड डिवीजन और म्यू दोनों निकाल दिया। इससे हम टेस्ट अब कंप्लीट कर सकते हैं। सर म्यू कितना है? सर म्यू है आपके पास में 10.26। तो देखिए 5% के हिसाब से अगर हम चेक करें तो इसमें लोअर लिमिट के लिए 10.26 म्यू है, जिसमें से हमें टी माइनस करना है। टी क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें थोड़ी ना कुछ ढूंढना है। टी क्वेश्चन में गिवन होगा, टी टेबल से निकाली हुई अमाउंट बेसिकली। तो टी टेबल से निकाली हुई अमाउंट कितनी गिवन है? कहते हैं 5% के लिए है 2.101। तो 2.101
101, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन 2.06 था तो 2.06, बस मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए। बस ध्यान रहे ब्रैकेट मैंने इसलिए करवाया ताकि आप गलती से भी गलती ना करें। पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10.26 में से माइनस करेंगे, तो 2.101 मल्टीप्लाई करेंगे 2.06 और फिर ये जो आंसर आया उसमें से माइनस करेंगे 10.26 में, ठीक है। और जो भी आंसर आए वो यहाँ पे लिखेंगे। आपका आंसर आ रहा होगा 5.9319, इस तरीके से, मतलब कि 5.93 लिख देते हैं, ठीक है। 5.93 लीजिए, 5.93, ओके सर। इसके बाद वही लो अपर लिमिट के लिए निकाले तो सिंपली बीच में प्लस साइन करना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो सेम रहेगी। कहते हैं 2.101 मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डिवीजन जो है 2.06, और जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 2.101 मल्टीप्लाई करूँगा 2.101 मल्टीप्लाई करूँगा 2.06 और फिर लास्ट में प्लस करूँगा 10.26, तो मेरा आंसर आ जाएगा 14.588, 14.588। लो जी, ये हमारे पास में अपर लिमिट आ गई 5% के हिसाब से, ठीक है। तो हमें सिंपली यहाँ पे देखना होता है कि क्या ये जो नंबर ऑफ रन निकाला था स्टेप नंबर वन जो ये रन निकाला था, नंबर ऑफ रन, ठीक है, क्या इनके बीच में आ रहा है। अगर बीच में आ रहा है तो एनालिसिस सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल एनालिसिस सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बीच में आ रहा है, आंसर इज यस सर। 5 और 14, ठीक है, 5 और 14 के बीच में ही तो 8 आता है, ठीक है। 8 इसके बीच में आएगा तो ऑब्वियसली एनालिसिस सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन रन टेस्ट कहता है कि सर 1% नहीं 2% लेके चेक कर लेना, ठीक है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कई बार 3 भी दे देते हैं तो 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने जो जितने दिए उतने से कर लेना, क्वेश्चन ने 1 ही दिया तो 1 से, क्वेश्चन ने 2 दिए तो 2 से कर लेना। तो कहता है कि 10% से भी एक बार के लिए चेक कर ही लो ना, कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन परसेंटेज हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 10% से एक बार के लिए और चेक करने के लिए कह रहा है कि सच में सही चल रहा है ना या फिर नहीं। तो कहते हैं चलिए देख लेते। कहते हैं लोअर लिमिट में 10% के हिसाब से अगर कहे तो म्यू तो कितना है सर, म्यू तो सेम ही है, ठीक है। म्यू को परसेंटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 5% ले रहे हैं 10% ले रहे हैं, म्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो म्यू तो उतना ही रहेगा जो पहले था, कितना, 10.26। कहते हैं माइनस करेंगे टी तो टी टेबल वो तो परसेंटेज पे डिपेंड होता है, 10% के हिसाब से टी टेबल में वैल्यू कितनी है। तो कहता है सर क्वेश्चन ने ऑलरेडी गिवन है 1.734, तो कहता है 1.734 आपके पास में 734, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन भी वही रहेगा, उसमें थोड़ी ना चेंजेस होंगे। कितना था 2.06, तो वही लिखेंगे 2.06। तो निकालिए कितना आंसर आ रहा है। तो कहता है 1.734 मल्टीप्लाई करेंगे 2.06 और ये जो आया वो 10.26 में से माइनस होगा, ठीक है। तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने ध्यान रहे ब्रैकेट इसीलिए करवाया ताकि आप ध्यान रहे कि पहले ये चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो अमाउंट आए वो म्यू में से माइनस होगा। तो जो भी आपके पास में आंसर आया 6.68 आपके पास में आ रहा होगा, 6.688, ठीक है। 6.688 यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास में यहाँ पे लिख दिया 6.688, ठीक है, 6.688, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आया। उसके बाद अपर लिमिट क्या आ रही है तो देख लीजिए, कहता है कि सर 10.26, ठीक है। प्लस कर देंगे इस बार आपके पास में, इस बार प्लस करेंगे। टी कितना है तो टी 10% के हिसाब से ऑलरेडी गिवन है, कहता है 1.734, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑलरेडी निकाला हुआ है 2.06, और जैसे ही इसका आंसर निकालेंगे कहता है 1.734 मल्टीप्लाई 2.06, फिर लास्ट में प्लस करेंगे 10.26, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 13.832, 832। लीजिए सर, ये पॉइंट भी आपके पास में कंप्लीट हो गया। 10% के हिसाब से भी आप चेक करना चाहे कर लीजिए। आपके पास में 8 जो है वो इसके बीच में ही आ रहा होगा, 6 और 13,
के बीच में ही आपके पास में क्या आता है सर 8 आता है, 6 और 13 के बीच में ही आपके पास में क्या आएगा सर 8। तो 5% लिया 10% लिया, ये कन्फर्म हो गया कि एनालिसिस बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, एक बार के लिए ICI के सॉल्यूशन से भी हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, ICI का सॉल्यूशन कहाँ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देखिए कहते हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, बस नंबर ऑफ रन जो है वो डायरेक्टली दिखा दिया। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रन के लिए कॉलम बनाया था, ठीक है, ताकि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। लेकिन यहाँ पे आपके पास में अगर देखें तो वो हमने कॉलम कहाँ, ये रहा। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेशन हमने कर रखी है। देखिए तो कहते हैं उन्होंने डेट लिखा, हमने भी सर डेट लिखा, हमने कोई गलती थोड़ी ना की, ये रही डेट। ठीक है, ये रही डेट। कहते हैं कि सर क्लोजिंग इंडेक्स मतलब कि वैल्यू आपने लिखी है, तो यहाँ पे हमने भी वैल्यू लिखी है, देखिए ज़रा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ही दी थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कॉपी पेस्ट करना था, वो तो हर कोई कर लेता है। कहते हैं उसके बाद जब चेंजेस इन प्राइस उनका कॉलम बनाया, जिसमें हमने और क्लैरिफाई करके हमने जो है हेडिंग दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। हमने बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया, उन लोगों ने थोड़ा क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन हमने पूरी तरीके से क्लैरिफाई करके लिखा कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस जो है वो हम इस कॉलम में दिखा रहे हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस वगैरह सेम ही आ रहे होंगे। ठीक है, और फिर हमने एक और कॉलम बनाई ताकि एग्जामिनर को हम ये बता पाए कि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग है, हमें ये पता है कि सर नंबर ऑफ रन का मतलब क्या है। नंबर ऑफ रन का मतलब है कि जहाँ पे प्राइस जो है अपना रास्ता बदल देता है। ठीक है, अगर नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया तो वो रास्ता बदल गया, और रास्ता बदल जाना मतलब कि रन का नंबर बदल जाना। ठीक है, वो आपको पता चल चुका है, तो बस हमने यहाँ पे अच्छे से उसे बता दिया कि भाई इस तरीके से नंबर ऑफ रन चल रहा है। और नंबर ऑफ रन दिखाने के बाद हमने फिर एक के बाद एक कैलकुलेशन शुरू करी, जो इन लोगों ने भी करी होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो म्यू का आंसर आ रहा है 10.26, जो हमारा भी आ रहा था। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन 2.06, जो हमारा भी आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद 5% और 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करी। देखिए 5% और ये आपके पास में 10%। ठीक है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करी तो हमारा आंसर भी मैच हो रहा होगा। एक बार के लिए देखिए 5.93। ठीक है, और यहाँ पे 14.588, तो ये 14.588। ठीक है जी, इसके बाद कहते हैं 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से देखें तो 6.68 जो हमारा आ रहा है, और कहते हैं 13.832 जो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। लास्ट में जो यहाँ पे लिखा गया है वो एग्ज़ाम में आपको लिखना है। क्या लिखा गया, कहता है कि एज सीन, आप देख सकते हैं कि सर जो आर है, जो आर कितना है सर, आर का मतलब नंबर ऑफ रन कितना है सर 8। 8 जो है वो लिमिट के अंदर ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है कि एज सीन, कहता है कि जो आर है वो लाइज बिटवीन आपके पास में लिमिट, लिमिट के अंदर ही आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका मार्केट है वो एफिशिएंट है, मतलब कि परफेक्ट है। यहाँ पे एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, हम कह सकते हैं। अगर 8 बीच में नहीं आता, ठीक है, इन दो लिमिट के बीच में अगर हमारा जो है रन आर नहीं आता, तो हम ये कहते हैं कि भाई मार्केट सही नहीं है, मतलब कि एनालिसिस सही नहीं हो रहा है। ठीक है, मार्केट इनएफिशिएंट है, ये हम कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे आर जो है वो बीच में ही आ रहा है। हमने तो दो दो रेट लेके इसे चेक किया। ठीक है, 5% से हमने क्लैरिफाई तो हो गए थे कि भाई 8 जो है बीच में आ रहा है, मार्केट जो है एफिशिएंट है। लेकिन हमें पूरा कंफर्मेशन के लिए हमने 10% भी लिया, जैसे कि क्वेश्चन ने कहा कि भाई दोनों से चेक कर लेना। तो 2 बार हमने चेक किया और दोनों बार से यही नतीजा हमारे पास में आया कि सर मार्केट जो है वो एफिशिएंट है, बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम एनालिसिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने तरीके से एनालिसिस करिए। इनएफिशिएंट मार्केट नहीं है। इनएफिशिएंट मार्केट का मतलब होता है कहीं पे भी आप जो है कोई भी एनालिसिस सिंपल तरीके से कर ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको अपना नॉलेज वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में ये जो लास्ट लाइन जो है ये आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ये आपको लाइन लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख लेंगे, बस इतना सा ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ये लाइन आप जो है बेसिकली लिख के चलेंगे। तो ये लाइन जो है वो हम भी हमने सॉल्यूशन में डाल देते हैं कि ये लाइन आपको जो है अपने सॉल्यूशन में लिख के आनी है। ठीक है जी, तो ये हमने जो है अपने सॉल्यूशन में यहाँ पे लास्ट के एनालिसिस के नीचे आपको यहाँ पे लिख के आनी है। ये जो लाइन है वो यहाँ पे आपके पास में होनी चाहिए। लो जी,
ये हमने यहाँ पे डाल दी कि ये लाइन आपके पास में यहाँ पे लास्ट में होनी चाहिए कि एज सीन कि आर जो है जो कि 8 है वो आपके लिमिट के अंदर आ रहा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही आ रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सर मार्केट क्या है, सर मार्केट क्या है, मार्केट जो है वो आपके पास में क्या है सर, एफिशिएंट है, ये हम कह सकते हैं। मार्केट जो है वो क्या है सर, एफिशिएंट है, वो हम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके पास में ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म, आपके पास में चैप्टर भी ख़त्म। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस में 2 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, और जिसके बाद आपके पास में ये चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए जी।